Hi. In this video, we will first discuss the basic meaning of FTA and its variants. After that, we will move over to the recently signed FTA between India and the UK. And in the end, we will discuss what this double contribution convention is that the PM has mentioned in his recent speech. Okay. So one by one इसको start करते हैं and मैं कुछ notes भी लेके आया हूँ क्योंकि इसमें data points बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एक करके मैं उसे लिख दूंगा और आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। बेसिकली इस पे हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे अभी। सो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी सिंगल आर्टिकल में ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह ना मिले, ठीक है? तो अच्छे से आप नोट करना। डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे, बट अगर मैं कुछ ऐसा आपको बताऊं कि FTA कोई एक सिंगल नेम नहीं है, आपको इसके बहुत सारे वेरिएंट्स मिलेंगे। बट मीनिंग समझने के लिए अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें कि FTA क्या हो गया, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि आपको पता है US ने बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं। टैरिफ क्या होता है बेसिकली कि ये एक टाइप का बैरियर है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक वेपन की तरह। अब ये किया क्यों जाता है? क्योंकि मतलब आइडियली अगर आप देखो ऐसा, तो हर कंट्री को एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करनी चाहिए, सो दैट सपोज़ अगर हमारे यहाँ कोई कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, वो कोई सामान बनाती है, अगर वो ग्लोबली उसको एक्सपोर्ट करती है और जिस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट इस पर कोई टैरिफ या कोई एडिशनल कॉस्ट ना लगाए, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ के लोगों को, मतलब दूसरे कंट्री के लोगों को, ये सामान थोड़े कम प्राइस पे मिल जाती है। तो ऐसा क्यों है कि कोई कंट्री जानबूझ के अपने इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाएगी, सो दैट उनके खुद के देश में वो सामान ज़्यादा कॉस्टली मिले। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे इंडिया में जो लगाया जाता है टैरिफ, उसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारे अगर आप छोटे छोटे कंपनीज़ को देखो अगर, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं MSMEs, जर्मनी में उसको मिडिल स्टैंड बोला जाता है, तो ऐसे अलग अलग नाम है। तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ना हो, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या फिर जो मशीन्स को यूज़ करके वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो मशीन शायद इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो उसके थ्रू अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर कोई मशीन या फिर जो हमारी करेंट टेक्नोलॉजी है, अगर वो एफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को कम दाम पे नहीं बना पाओगे, या फिर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। अब जो हमारे इंडियन गुड्स हैं जो कि हम बाहर भेजते हैं, बाई एंड लार्ज जो कुछ भी हम बना पा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप बाकी देशों से अगर उसको कंपेयर करो, तो हमारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्किल को अचीव नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है। और इसलिए ग्लोबल मार्केट में हमारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा महंगी रहती है, राइट। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरे कंट्रीज़ के कंपनीज़ को अलाउ कर दिया कि आप आओ और हम आपको बिना टैरिफ के अपने यहाँ सामान बेचने देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो शायद इरेलेवेंट हो जाए, ठीक है। वो उनके साथ जो हमारे फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके शायद हो सकता है कि वो कम्पीट ना कर पाए। और उस केस में क्या होगा, डोमेस्टिक जो हमारा पूरा डोमेस्टिक इकोसिस्टम है वो हो सकता है एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब सामान नहीं बिकेगा तो कोई भी कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप बहुत सारे सेक्टर्स में देख सकते हैं, जैसे कि एक जो बहुत फेमस है और वो आपको आगे बार बार देखने को मिलेगा कि जो हमारा डेयरी सेक्टर है, ठीक है, या फिर हमारे जो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, तो उसमें भी ये नोटिस किया गया है कि अगर कोई कंट्री, और ख़ास करके चाइना, अगर चाइना चाहे उसको अगर इंडिया का एक्सेस मिल जाए पूरा, तो वहाँ की चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और हमारे डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं या फिर जो हमारे फार्मर्स हैं या फिर हमारे जो किसी भी और तरीके के जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो शायद आउट ऑफ बिजनेस हो जाए बहुत जल्दी। तो इसीलिए डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार टैरिफ को लगाया जाता है। कई बार टैरिफ का पर्पस ये भी होता है कि किसी दूसरे कंट्री को हमें अगर सपोज़ कि कोई हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हो गई किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, तो दूसरे कंट्री को पनिश करने के लिए भी कई बार टैरिफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक मीनिंग। अच्छा, अब FTA
एक ऐसी, आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये एक अग्रीमेंट है जो कि दो कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि वो या तो जीरो टैरिफ या बहुत ही मिनिमल टैरिफ के साथ दोनों एक दूसरे के साथ, हालांकि इसके नाम में फ्री है, बट ऐसा नहीं होता कि हर बार जीरो टैरिफ हो सारे के सारे आइटम्स पे। अगर थोड़ा बहुत कुछ आइटम्स पे है टैरिफ, लेकिन मोस्टली सब पे नहीं है, तो भी हम उसको एफटीए बोलेंगे कि ये दो कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि वो आपस में ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड कर पाएँ। तो ये हो गई इसकी बेसिक मीनिंग। अच्छा, इसके वेरिएंट्स होते हैं बहुत सारे, आप बहुत सारे नाम देखोगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसके। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पीटीए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। अब इसके नेम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये हमें कुछ ऐसी बात बता रहा है कि फुल कैपेसिटी में नहीं, लेकिन कुछ एक्सटेंट के लिए फ्री ट्रेड हो रहा है दो कंट्री के बीच में, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रेफरेंशियल। तो इसमें क्या हो जाता है कि फ्री ट्रेड है बट वो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पे है, राइट। अच्छा, इस टाइप की अग्रीमेंट हमारी थाईलैंड के साथ है, और भी बहुत सारे आसियान कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी डील कुछ ऐसी है। तो अगर आप एफटीए के जितने भी वेरिएंट्स हैं, अगर आप उसको एक स्पेक्ट्रम पे अगर आप उसको इंडिकेट करो, तो उसमें जो जहाँ पे फ्री ट्रेड का एक्सटेंट जहाँ पे सबसे कम है, मिनिमम है, वो होता है पीटीए। आपको ये भी याद होगा, अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ाई की है और आप अगर 2 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपने ये सब टर्म्स सुने होंगे पहले भी। जैसे इंडिया ने यूएई के साथ भी किया है और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। तो इसी में एक वेरिएंट आता है जिसको हम बोलते हैं CECA। इसकी मीनिंग होती है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। आप यहाँ पे कीवर्ड्स ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, और दूसरा होता है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब आप यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान दो, एक जगह है कोऑपरेशन, दूसरी जगह है पार्टनरशिप। जब आप किसी को भी पार्टनर बनाते हैं, मतलब कि आपको उस पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं कोऑपरेशन, तो उसका मतलब ये हो गया कि शायद ये दो कंट्रीज़ आपस में कोई बहुत अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे पहले, या फिर जितना इनका स्कोप था उतना यूज़ नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब इन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं, बट अभी भी इनको एक दूसरे के मार्केट पे या एक दूसरे के पॉलिसीज़ पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं ज़रूर, बट उसका एक्सटेंट थोड़ा सा कम है। तो CECA का स्कोप जो होता है वो CEPA से थोड़ा सा कम होता है। तो हमने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है उसको हम बोलेंगे CECA, ठीक है। बट जो हमारा यूएई के साथ है वो है CEPA, सॉरी। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, बट इतने अलग अलग नाम है, राइट। आप इसको अगर कोई सिंगल नेम देना चाहो तो आप उसको दे सकते हो FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, सिंपल। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक या फिर IMF अगर ये किसी टर्म को डिफाइन करते हैं तो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, राइट। तो इस केस में आप अगर अपने फेज़ 2 का सिलेबस देखो तो वहाँ पे आपको ESI में दिखेगा रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आप इसको लिंक करोगे। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक FTA को बोलता है RTA। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, RTA। तो वर्ल्ड बैंक जब भी यूज़ करता है, किसी दो कंट्री के बीच में कुछ हो रहा हो, कोई डील हो रही हो ऐसी, और वर्ल्ड बैंक का उस पर अपना कुछ आउटलुक आता है अगर, तो वो वहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं RTA, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये आपको याद रखना है। अब इस पर मान लो कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक बार आई थिंक आ चुका है 2 साल पहले RBI के एग्ज़ाम में। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद इंडिया और UAE के ऊपर क्वेश्चन था, आप एक बार देख लेना, मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप डिफाइन करने के साथ साथ आपको ये चीज़ें भी बतानी होगी कि वर्ल्ड बैंक इसको क्या बोलता है और इसके कौन कौन से मेजर वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो PTA
का एक्सटेंट सबसे कम है फ्री ट्रेड में, और CEPA का सबसे ज़्यादा होता है। अब इसको और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे एक होता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बायलैटरल वर्ड से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इसकी मीनिंग क्या है। मतलब ये है कि दो साइड के बीच में आपस में कोई डील हो रही है, तो इसलिए हम उसको बायलैटरल बोलते हैं। अगर यही किसी 3 कंट्री के बीच में एक साथ हो जाता, जैसे USA, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज जो कि नॉर्थ अमेरिका के पार्ट हैं, तो इनके बीच में आपस में एक FTA काइंड ऑफ एक वहाँ पे डील हुई है बहुत पहले, तो हम इसको बोल सकते हैं ट्राइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, TTA। तो डिपेंड करता है कि उसके कितने उसके कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और उसका एक्सटेंट क्या है, मतलब कि उसमें कितने आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। अगर वो लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स के लिए है तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, PTA। अगर वहीं पे स्कोप बहुत ज़्यादा है तो हम उसको बोल देंगे CEPA। तो डिपेंड करेगा एक्सटेंट पे और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे कि आप उसको क्या बोल रहे हैं फाइनली, राइट। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। अब आई थिंक इसमें इसमें एक और चीज़ है, PTA को हम EHS भी बोलते हैं। अच्छा, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको न्यूज़ आर्टिकल में बार बार मिलेंगे, तो आप एक बार समझ लो, दोबारा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। PTA जो होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का मतलब ये हो गया, और ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये हमारा थाईलैंड के साथ है। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा रीज़न जिसके साथ किसी कंट्री का ट्रेड पहले होता ही नहीं था कुछ, ठीक है। तो बाद में बहुत बाद में जाके ये दोनों चाहते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, लेकिन उसके पहले हम ये ट्राई करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ गुड्स पे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट, मतलब कि आपने जस्ट स्टार्ट किया है, आप कर लो। इसमें और CECA में डिफरेंस ये है कि CECA का स्कोप ज़्यादा होता है इससे, ठीक है, PTA से बहुत ज़्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। अब हम आते हैं, अब हम देखेंगे कि जो अभी की डील हुई है उस पे आते हैं, उसके कुछ डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। इंडिया UK FTA। तो सबसे पहले ये जो डिस्कशन से स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 2022 में। तब से लेके टोटल 14 नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, और ये हमारा किसी भी कंट्री के साथ 16th FTA है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एग्जाम में, और सिर्फ मैं RBI की बात नहीं कर रहा, इनकेस अगर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं जो अभी 1-2 महीने में होने वाला है, तो बड़े आसानी से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि इंडिया UK के बीच में जो अभी डील हुई है तो वो कौन सा FTA है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 16th। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हो गए इसके बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसमें टोटल ये जो बुकलेट बनेगी, जो कि ये अभी रिलीज़ नहीं हुई है आई थिंक, लेकिन ये रिलीज़ हो जाएगी बहुत जल्दी। इसमें टोटल 26 चैप्टर्स हैं। अब अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया गया तो फिर ये सब चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट है। अगर इसको 2 साल हो जाएं जब, तो उसके बाद नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी के लिए पूछ सकते हैं। ऑलराइट, अब हम इसके बाद देखते हैं कि अभी का जो बिजनेस आउटलुक है, या फिर अभी के जो नंबर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो अगर हम इंडिया UK के बीच में आपस में बायलैटरल ट्रेड को देखें, तो ईयर जो अभी भी बीता है, फिस्कल ईयर 24-25, उसमें जो दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड हुई है वो हुई है अबाउट $20.34 बिलियन, ठीक है। ये अभी के जो रिसेंटली कंक्लूडेड फिस्कल ईयर है उसका डेटा है टोटल। बट ये डील साइन होने के बाद जो स्कोप है कि बाय 2040 वो इसको बढ़ा के लेके जा सकते हैं कहाँ तक, ओके, 2040 तक ये फिगर $45 बिलियन हो सकता है, ठीक है। और उसके आगे फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा।
तो ये हमारे बायलैटरल ट्रेड का फिगर हो गया कि अभी का क्या है और बाय 2040 क्या हो सकता है, क्योंकि ये डील अब ऑपरेशनल हो चुकी है या फिर होने वाली होगी। जब डेट आएगा तो बता देंगे आपको। अच्छा, अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया जो है, सॉरी यूके जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। ठीक है, इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। और अगर हम यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया उनका 11th बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ट्रेड पार्टनर, ठीक है, ये आप लिख लेना इसको। ओके, अब इसमें और भी कुछ कुछ हैं फैक्ट्स जो कि आपको देखना होगा। वो ये कि इस डील के साइन होने के बाद जितने गुड्स हम इंडिया से भेजते हैं यूके में, तो वो टोटल गुड्स का जो जितना भी है नंबर ऑफ गुड्स, 99% ऑफ इट विल बिकम ड्यूटी फ्री। मतलब उसके 99% पे यूके कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। और यूके से जितना सामान इंडिया आता है, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ गुड्स का 90% ऐसा रहेगा जिस पे या तो वो ड्यूटी फ्री रहेगा या फिर बहुत ही मिनिमल सा उस पर ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। तो यूके वाले क्या कर रहे हैं, हमारे लिए 99% गुड्स को विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट एनी टैरिफ वो वहाँ पे बेचने देंगे। बट इंडिया में यूके से जो सामान आता है तो उसका 90% ऐसा रहेगा जिस पे या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी उस पर टैरिफ नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो 90% है इसमें से 85% ऐसा है जो कि बिल्कुल विदाउट एनी ड्यूटी है, विदाउट एनी टैरिफ है। और जो बाकी के आइटम्स हैं उस पर धीरे धीरे, यानी 10 साल के बाद या 10 साल के भीतर ऐसा उसमें से भी जिस पे कि ड्यूटी लग रहा है, जिस पे कि ड्यूटी इंडिया में लगेगा, तो उसके भी नंबर को रिड्यूस किया जाएगा फर्दर। तो ये नंबर्स आप सुन के आप थोड़ा सा सोच पाओगे ऐसा कि यूके जितना फ्री एक्सेस दे रहा है इंडिया को, इंडिया उतना फ्री एक्सेस नहीं दे रहा, राइट। बट आपको एट द सेम टाइम ये भी सोचना होगा कि इंडिया जितनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है उसका क्वांटम काफ़ी ज़्यादा है यूके से, ठीक है। तो ले दे के बाद वहाँ पे बैलेंस हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसको अभी भी एटलीस्ट आने वाले कुछ ईयर्स तक थोड़ी सी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा डेयरी सेक्टर है। डेयरी के अलावा आप ऐसे देख लो कि और भी हैं बहुत सारे ऐसे जिसमें कि इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती और उसमें कैपिटल एलोकेशन शायद जो हमारे लाइक बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कैपिटल एलोकेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए अभी कुछ टाइम तक उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा और इनोवेशन उनके साइड से खुद आए, इसके लिए गवर्नमेंट उनको बहुत सारे स्कीम, जैसे आप अगर देखो तो पीआईबी में हर महीने या फिर हर दूसरे महीने आपको एमएसएमई के ऊपर बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है कि उसमें लीन स्कीम है, ठीक है, उसके बाद एमएसएमई कॉम्पिटिटिव स्कीम है, जेड स्कीम है, ऐसे आपको बहुत सारे मिलते हैं ताकि वो अपनी कैपेसिटी को इन्हांस कर पाए कुछ टाइम में, कुछ सालों में। तो ये अचानक से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी अगर हम देखें इमीडिएट बेसिस पे उनको थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए इंडिया ने कम्प्लीटली फ्री एक्सेस नहीं दिया है यूके को जितना हमने उनको दिया है। ओके, अब इसमें एक चीज़ जो कि धीरे धीरे निकल के आएगी क्योंकि ये न्यूज़ कल शाम को ही ब्रेक हुई है, तो अभी इसके ऊपर पूरा लाइक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा का सारा अभी अवेलेबल नहीं है। और डॉक्यूमेंट जब ये आती है, कोई भी डील जब साइन होती है तो उस डील की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आएगी वो काफ़ी उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो रीड करके फिर वहाँ से पॉइंट्स निकालने में दिक्कत होती है। माइक्रो लेवल पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सेक्टर में या फिर कौन से इंडस्ट्री में ड्यूटी का परसेंटेज कितना है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ जो थोड़ा होलिस्टिक लेवल पे है ऐसे या फिर ब्रॉडर लेवल पे है। तो एक फिगर ये निकल के आया कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है यूके में,
उस पे ऑन एन एवरेज जो ड्यूटी लगती है वो लगती है 4.2%। और यूके का एक्सपोर्ट जो कि इंडिया में आता है उस पे लगता है 14.6%। ये एवरेज फिगर है, मतलब जितने भी आइटम्स हम दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होते हैं तो उसका ये फिगर है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसमें डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। मतलब इंडिया ज़्यादा चार्ज करता है टैरिफ। तो अगर इंडिया अपने अपने साइड के टैरिफ को, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में हम यहाँ पे लगाते हैं किसी भी इंपोर्ट पे जो यूएस से आता है, यूके से आता है सॉरी, तो आप देखो इसमें 10 परसेंटेज पॉइंट का गैप है। अगर हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, अगर हम इसको 5, अगर मान लो कि ये बाद में ये फिगर हो गया 10% या फिर 7%, 8%, तो यूके को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, राइट। और हम पे जो लगता है टैरिफ वो ऑलरेडी 4.2% है, ये रिड्यूस होकर अगर मान लो 0 हो गया या फिर 2 हो गया, तो जितना हमें फ़ायदा है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा यूके को होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस डील से यूके को ज़्यादा फ़ायदा है, इंडिया को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ओके। बट इंडिया को अगर आप वॉल्यूम में देखो ऐसे ट्रेड के, तो शायद आपको ये नंबर कुछ और सजेस्ट करे, लेकिन बाय एंड लार्ज किसी भी एफटीए के साइन होने से जो सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं, ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आई मीन किसी आंसर में लिखना हो कि किसी एफटीए का क्या फ़ायदा है, ठीक है, तो आप लार्जली आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। एक तो सबसे पहले क्या होगा कि ट्रेड बढ़ेगी। तो ट्रेड बढ़ने से क्या होगा, बिजनेसेस के मार्जिन बढ़ेंगे, ठीक है, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, अगर मान लो कि ट्रेड बढ़ रही हो और ये पता है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड आई मीन एफटीए साइन हो चुकी है, तो ऑब्वियसली 1-2 साल के बीच में तो ट्रेड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसका स्कोप और भी लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो जहाँ भी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में जहाँ भी इम्प्रूवमेंट होनी होती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी आप आती है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब यूके के, अब ऐसे देखो कि यूके के फंड हाउसेस या फिर जिनके पास भी कैपिटल है जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो जब ऐसा होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ भी बढ़ेगी इंडिया में और यूके में भी बढ़ेगी। अच्छा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर कैपिटल एलोकेशन किसी कंपनी में ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, प्लांट्स अपने नए लगाएंगे, नए प्लांट्स पे फिर नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हायरिंग होगी। तो यानी अगर ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी से लिंक्ड यहाँ पे फोर्थ बेनिफिट है कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया से कई सारे लोग जा सकेंगे यूके काम करने, और यूके से यहाँ पे आ सकते हैं। अब वो नंबर वेरी करेगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि सपोज़ अगर इंडिया के वर्कर्स, ठीक है, इंडिया के लोग अगर जो भी यहाँ के वर्कफोर्स का पार्ट हैं, वो या तो हो सकता है कि इंडिया में रह के ही काम करे जहाँ पे किसी यूके के कंपनी का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, या फिर यूके की कोई कंपनी यहाँ पे आके अपना प्लांट खोल रही है और वो इंडियन वर्कर्स को हायर करती है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके स्किल्स बढ़ेंगे, ठीक है। और मान लो कि इंडिया का कोई वर्कर वो जाके यूके में काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय, वहाँ पे जो भी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ठीक है, अभी वो सीख के वो जब वापस इंडिया में आते हैं तो फिर यहाँ पे भी फ़ायदा होता है। तो फोर्थ आपका बेनिफिट क्या हो गया, इंक्रीज इन इनोवेशन। और इनोवेशन बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि आईपीआर हो गया, जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा होगा कि जिस आईपी पे हमारा एक्सेस नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, बट अगर कोई यूके की कंपनी यहाँ पे आके अपना प्लांट खोल रही है, तो आईपी का मेन पर्पस ये होता है कि आप अपने कंट्री में किसी आइडिया के ऊपर, ठीक है, वर्क वहाँ पे कर पाओ। तो अगर आपके पास खुद नहीं है लेकिन कोई और कंट्री के पास है, अगर उनकी कंपनीज यहाँ पे आके अपना प्लांट खोल रही हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, तो इन दी एंड आपको उसका फ़ायदा मिल जाता है।
ठीक है। तो अगर FTA साइन होता है 2 कंट्रीज़ के बीच में तो ये सब बेनिफिट्स हैं, और ये 4 पॉइंट्स के अराउंड आप अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसमें और भी आप चाहो तो 1-2 ऐड कर दो, लेकिन मेजरली आपका यही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में मेंशन किया है कि इस FTA डील के साथ साथ एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पे भी बात हुई है। तो इसकी क्या मीनिंग है? वो जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो चाहे यूरोपियन यूनियन के पार्ट हो चाहे USA खुद हो, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसके लिए अगर आप थोड़ा नंबर सर्च करो अगर, कि जो टोटल पेंशन सेक्टर में जितने फंड हाउसेज हैं तो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, आप ये सर्च करना है एक बार कि US में क्या है, UK में क्या है, इटली में क्या है, फ्रांस में क्या है, जर्मनी में क्या है। ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, और इंडिया में जो है उससे फार्म हो रही है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? सोशल सिक्योरिटी का जो मेन ऐसे आप समझ लो उसको कि जो मेन मोटिव होता है वो ये कि रेगुलर इनकम के साथ साथ हर वर्कर के लिए एक ऐसा कॉर्पस रेडी हो लॉन्ग टर्म में, जो कि उनके आउट ऑफ वर्क होने के बाद उनको लाइवलीहुड, अगर मान लो वो अर्न नहीं भी कर पा रहे हैं बाद में, वो हो सकता है ये रिटायरमेंट के बाद हो, या हो सकता है किसी और कारण से उनकी जॉब छूट जाए, तो उस केस में उनके पास इतना कॉर्पस हो जो कि कुछ टाइम के लिए उनको सपोर्ट दे सकता है। या अगर हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो वो कॉर्पस इतना हो जाए कि उनको फिर लाइफ लॉन्ग दोबारा किसी कंपनी में काम करने की ज़रूरत ना पड़े, जो उन्होंने कॉर्पस रेडी किया है अपने पूरे, जो भी उनका वो रहा है, क्या बोलते हैं उसे, जो उनका स्टिंट रहा है किसी भी कंपनी में, तो वो कॉर्पस इतना बन जाए कि उसके बाद उनको इनकम के लिए किसी और कंपनी में काम करने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। तो सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है, जो कि लोगों को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है कि आपकी जॉब भी चली जाए तो भी आपके पास कुछ ना कुछ पैसा हो, ठीक है। तो बाकी के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाले हैं, जैसे कि EPFO है, तो उनका EPS स्कीम है, उनका EPF है, ये सब आपने सुन रखा होगा। दिक्कत कहाँ होती थी कि अगर इंडिया का कोई वर्कर वो UK में जाके काम कर रहा हो या फिर US में जाके काम कर रहा हो, तो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट तो उनसे चार्ज करती ही थी, मतलब कि यहाँ के कंपनीज़ में जब तक वो काम कर रहे थे तब तक उस कंपनी की तरफ से और उनके सैलरी से खुद का भी कंट्रीब्यूशन वो EPF में जाता है। लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं तो फिर उनको वहाँ की कंपनी किसी और स्कीम में, हो सकता है जो कि UK की होगी, वहाँ पे इन्वेस्ट करवाएंगे। अब इससे क्या प्रॉब्लम है कि आपका EPFO भी चल रहा है और आपका वहाँ वाला जो स्कीम है वो भी चल रहा है। तो दोनों कंट्रीज़ ने इस बारे में बात की है कि फॉर द इनिशियल 3 years, ठीक है, इंडियन वर्कर्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू एनी UK बेस्ड पेंशन फंड या फिर UK बेस्ड पेंशन स्कीम। तो मतलब कि उनका इंडिया में ही कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो ये इसकी मीनिंग है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन ना हो एटलीस्ट शुरू के कुछ सालों में। तो इसके लिए दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वैसे वर्कर्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आते हैं, जिनका स्टिंट बहुत लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हो, कोई सोच के जाए कि मुझे यहाँ पे 20 साल काम करने हैं मान लो, तो उस केस में तो उसे वहाँ पे अपना जो पेंशन अकाउंट है वो वहाँ पे खोलना पड़ेगा, उसमें और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो फिर वो सारे जो मतलब हैसल्स होते हैं उसके थ्रू किसी को जाना, उसका सेंस नहीं बनता, ठीक है। और ये नंबर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो वर्कर्स यहाँ से जाते हैं, ठीक है, उनको अपने सैलरी का 20% वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है वहाँ के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। ठीक है, अगर हम इसको नंबर्स में देखें तो ये नंबर निकल के आता है ऑन एन एवरेज 56,000, ठीक है, पर ईयर। ये एक न्यूज़ आर्टिकल में दिया हुआ था तो वहाँ से मैंने इसको पिक किया है। तो ये मतलब कुछ फिगर्स हैं जो कि आपको देखने हैं। अच्छा, ये जो 56,000 है वो सैलरी का पार्ट है, ठीक है।
कुछ मैचिंग अमाउंट कंपनी भी करती होगी, तो आप इसको डबल मान सकते हो कि अराउंड 1,12,000 ये टोटल वहाँ पे अमाउंट जाता है वहाँ के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। तो ये फिगर बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे यहाँ का वो देखो पर कैपिटा इनकम, तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। जैसे जैसे न्यूज़ अनफोल्ड होगी और जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसमें कुछ नए डेटा पॉइंट्स ऐड करो। अभी जितना कुछ था अवेलेबल उसके बेसिस पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप इसको नोट कर लेना। और जब भी कुछ नया न्यूज़ में आता है या फिर इसमें पीआईबी में आता है, तो ऐसे भी हम नोट्स में आपको बता देंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।